नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। प्रीवियस वीडियो में हमने अप्रैल मंथ की जो स्कीम्स थी, जो भी रिपोर्ट्स थी, उनको कवर किया था पूरे एक मंथ की। आज ये हमारा इसी सीरीज में दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो इसमें आज देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पोषण भी और पढ़ाई भी योजना के संदर्भ में, ये जो योजना है इसके संदर्भ में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है या सही नहीं है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन क्या कह रहा है, इस योजना की जो शुरुआत है वो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि योजना प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि जो बच्चे शुरुआती दौर में होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, आंगनबाड़ी जो आपके देखोगे स्कूल्स होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करती है और देखभाल व शिक्षा से संबंधित है। आगे, भारत में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनको समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 1985 में स्थापित किया गया था। और चौथा है जो मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिकल्पित है। ठीक है, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसमें इन दोनों लक्ष्यों को शामिल किया गया है। इसको पाना है, हमें इसके तहत कार्य करना है। अब यहाँ में पूछ रहा हूं उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है, आपको बताना है। केवल 1 सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है, केवल 3 सही नहीं है और सभी 4 आपके सही नहीं है। आ जाते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पर। इस योजना की जो शुरुआत है वो ऑफ कोर्स केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की है। तो आपका पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, क्योंकि मंत्रालय आपका यही है। अब यह योजना प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये जो आई थी ये योजना आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के तहत आई थी और इसमें आंगनबाड़ी केंद्र आपके स्थापित किए गए थे। किसके तहत, समेकित बाल विकास योजना के तहत आपके आंगनबाड़ी केंद्र लाए गए थे, जहां पर वर्तमान में आप देखोगे कि काफी बच्चे शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। उनको पोषण से संबंधित आहार, न्यूट्रिशन, साथ ही साथ राशन वो भी प्रदान किया जा रहा है और इसी के तहत गर्भवती महिलाओं को भी राशन दिया जाता है। आगे, इस स्टेटमेंट में एक चीज क्या है कि यह किसके अंतर्गत आया था, एक तो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आया था। वर्ष क्या था, 1985 यहाँ पर वर्ष बताया जा रहा है, जबकि वर्ष था आपका 1975। ठीक है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट चौथा वाला भी सही हो जाता है। इस स्थिति में कौन सा सही नहीं है, आपका केवल तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, बाकी सभी आपके स्टेटमेंट राइट है। अब हम ये देख लेते हैं क्या था ये पोषण भी और पढ़ाई भी योजना। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये योजना लेकर के आई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे कि देश भर में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं इनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था। देखभाल कैसे, जब उनको खाना दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में, पोषण के रूप में उनको दलिया बांटी जाती है, तेल, गेहूं, रिफाइंड, ये सारी चीजें दी जाती हैं ताकि वो खाना भी खाएं, उनको पोषण भी मिलता रहे और साथ ही साथ वो पढ़ाई भी करते रहें। इसी राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की परिकल्पना भी की गई है कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कि कैसे बच्चों को सिखाना है, क्रिएटिव तरीके से कैसे सिखाना है, पढ़ाना है और उनको पोषण कैसे प्रदान करना है, साथ ही साथ वो स्कूल डेली आए इसके लिए कैसे उन्हें प्रोत्साहित करना है। यह बच्चों के लिए समग्र और गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक जो प्रोत्साहन है और पूर्व प्राथमिक शिक्षा है इसको बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो जैसे मैंने बताया कि इसके तहत इस तरह से कार्य किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ECCE से तात्पर्य सभी छोटे बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ सीखने के शुरुआती अवसरों में भी राहत प्रदान करना है, उनको देखभाल देनी है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 एक महत्वपूर्ण घटक है आपकी किसके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों की। तो इन्हें समेकित बाल विकास योजना के तहत 1975 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में यहाँ पर आप देखोगे कि 1.39 मिलियन आंगनबाड़ी केंद्र
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाए गए हैं। तो इतने आप देखोगे कि 1.39 मिलियन आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं वर्तमान में, और इसमें लगभग 80 मिलियन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी प्राप्त कर रहे हैं, उनको प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। आगे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। राधाकृष्णन समिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, यह समिति भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रणाली को लेकर के समाचारों में थी। दूसरा है, इस समिति का गठन शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 में किया था। तीसरा है, इस समिति की अध्यक्षता पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने की थी। उपयुक्त में से कह रहा है कि कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले पे। यह समिति जो थी, राधाकृष्णन समिति, ये उच्चतर जो शिक्षा संस्थान है उनके मान्यता प्रणाली को लेकर के ही थी कि कैसे उनको मान्यता दी जाएगी, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे और इसके तहत इन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। इस अकॉर्डिंग हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। इस समिति का जो गठन है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में किया गया था, ये भी सही है। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल नहीं थे। लेकिन चलिए, तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन कौन सा सही है? 1 और 2, ये ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। आगे आ जाते हैं अब इस न्यूज पर। बेसिकली ये न्यूज क्या थी जो आपकी मई में आई थी और इससे संबंधित क्या क्या यहाँ पर राधाकृष्णन जी की रिपोर्ट कहती है। भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रणाली में सुधार हेतु राधाकृष्णन जो समिति है इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे? सबसे पहले जानते हैं कि इसका गठन शिक्षा मंत्रालय ने 2022 में किया। इसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व डॉक्टर के राधाकृष्णन थे। कौन थे? राधाकृष्णन, ना कि उर्जित पटेल। इस समिति में सौंपे गए कार्यों में निम्नलिखित सुझाव थे। सबसे पहला, मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया जो है उसमें सुधार लाया जाए। ठीक है, उसको मजबूत किया जाए कि किन किन पैरामीटर्स पर हम किसी को जो मान्यता है वो प्रदान कर रहे हैं 10th एंड 12th की, एंड देन आगे जाकर के डिग्रीज कॉलेज की। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भविष्य हेतु सोची गई जो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद है, इसके लिए रोड मैप तैयार किया जाए NAC के लिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि शैक्षणिक प्रणाली को दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित मान्यता प्रणाली को अपना लेना चाहिए, कि जो पहले की प्रणाली है उसको छोड़ करके दिसंबर 2023 तक जो यह प्रस्ताव दिया गया है, अभी राधाकृष्णन समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है, प्रस्ताव दिया है, उस प्रणाली को आप अपना लीजिए और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का गठन बाद में किया जाएगा। NAC भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग के 4 कार्य क्षेत्रों में से एक है और NAC सबसे उच्च स्तर का मान्यता प्रदान जो निकाय है वो देती है। कौन देती है? NAC ही देती है। एकदम जो आपका हायर होगा वो इसके द्वारा यहाँ से पास किया जाता है। इस निकाय को पास मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र इकोसिस्टम की देखरेख और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी होगी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे कि बाल कुपोषण का स्तर और रुझान संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जो रिपोर्ट पेश की गई थी कुपोषण को लेकर के, पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें शामिल थी। सबसे पहला, इस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य 2.2 के उपलक्ष्य की प्राप्ति अधूरी रही है, ये बताया गया है। दूसरा, भारत में वर्ष 2022 में ठिगनेपन की जो दर है, जो जितनी लंबाई होनी चाहिए उससे कम लंबाई है, वह 31.7% थी। सतत विकास लक्ष्य 2.2 कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने से संबंधित है, इसमें जो बताया गया है। अब कह रहे हैं इसमें कौन से कथन सही है, कौन सा सही है, कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3, तीनों ही। सबसे पहले यह जो रिपोर्ट थी वो सतत विकास लक्ष्य 2.2 के उपलक्ष्य की प्राप्ति इसमें जो कही गई है वह अधूरी रही है, ये सही है। भारत में वर्ष 2022 में जो ठिगनेपन की आप देखोगे दर है वो 31.7% हो गई है और सतत विकास लक्ष्य 2.2 में कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने से संबंधित बात कही गई थी। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके राइट है। इस स्थिति में आपका जो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अब इस देखेंगे रिपोर्ट के बारे में, बेसिकली क्या रिपोर्ट आई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल थी और कैसे कैसे इसमें बातें कही गई थी। बाल कुपोषण का स्तर और रुझान संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 की रिपोर्ट। तो हाल ही में बाल कुपोषण का स्तर और रुझान संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 शीर्षक के साथ ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। प्रमुख बिंदु क्या थे इस रिपोर्ट के?
यह रिपोर्ट यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक समूह ने संयुक्त रूप से जारी की। इसमें 3 समूह थे, यूनिसेफ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन था और विश्व बैंक समूह था। तीनों मिलकर के रिपोर्ट लेकर के आए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2025 तक विश्व स्वास्थ्य सभा और वैश्विक पोषण के जो लक्ष्य हैं, जो कि आपके वर्ष 2030 तक पूरे होने थे, ये जो लक्ष्य शामिल किए गए थे, उनकी जो प्रगति की दिशा है वो अधूरी रह गई है। सतत विकास लक्ष्य 2.2 के जो लक्ष्य है वो अधूरे रह गए हैं, पूरे नहीं हुए। जो उपलक्ष्य की प्राप्ति की दिशा है वो आज भी खराब यहाँ पर दर्शाई गई है। आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 2022 में दुनिया भर में 5 साल से कम आयु के 22.3% बच्चे ठिगनेपन से ग्रसित थे और अपनी आयु के हिसाब से जो बहुत कम लंबे के होते हैं उन्हें हम ठिगना कहते हैं। भारत में वर्ष 2022 में जो ठिगनेपन की समस्या है वो 31.7% देखी जा रही है और वर्ष 2012 था उसमें 41.6% थी। अब जो है वो कम है। वर्ष 2022 में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 45 मिलियन बच्चे दुबलेपन से ग्रसित थे और वहीं 2020 में यदि बात की जाए तो जो भारतीय बच्चे हैं कितने 18.7% वो दुबलेपन से पीड़ित थे। इसका प्रमुख कारण क्या था? निम्न पोषण मिलना उनको और आहार का सेवन जिस प्रकार होना चाहिए, पौष्टिक चीजें होनी चाहिए, उन्हें नहीं मिल रही थी। वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम आयु के 37 मिलियन बच्चे यानी कि 5.6% बच्चे अधिक वजन से पीड़ित थे। एक्सेसिव वेट था, बहुत ज्यादा। बच्चों का वजन उचित लंबाई के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा था। सतत विकास लक्ष्य SDG 2.2 उद्देश्य कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने से संबंधित था कि जितने भी रूप होते हैं कुपोषण के, हमें उससे क्या है, निपटारा पाना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, IMF या फिर IDMC? राइट आंसर इसका क्या है? यह रिपोर्ट जारी की जाती है IDMC, ये लिखा भी है आगे, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के द्वारा। अब ये क्या है विस्थापन रिपोर्ट? यानी कि युद्ध के कारण या फिर आप देखोगे बाढ़ के कारण, कोई प्राकृतिक प्रलय आई है, इसके कारण कितने लोग, कितने दंपति एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हुए हैं, उन्होंने रहना शुरू किया है, ये रिपोर्ट पेश की जाती है। अब इस रिपोर्ट को हम पूरी तरीके से समझेंगे, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि IDMC आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। IDMC की बात की जाए तो 1998 में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के एक हिस्से के रूप में इसको स्थापित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं इसमें रिपोर्ट क्या कहती है। ग्रिड, इस रिपोर्ट में आंतरिक विस्थापन पर डेटा और विश्लेषण किया गया। 2023 की रिपोर्ट में आपदाओं, हिंसा, संघर्ष, बाघ सुरक्षा और आंतरिक विस्थापन के मध्य जटिल संबंधों पर विशेष बल दिया गया कि ये कारण हैं जिनके कारण क्या है, जो विस्थापन दर है वो तेजी से बढ़ रही है। 2022 के अंत तक 110 देशों और राज्य क्षेत्रों में आंतरिक रूप से विस्थापित जो व्यक्ति हैं वो उनकी कुल संख्या 71.1 मिलियन थी, जो इन कारणों से अन्य देशों में चले गए थे। भारत में IDPS में संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित 6.31 लाख लोग शामिल हैं, जबकि आपदाओं के कारण 32,000 जो लोग हैं वो भारत छोड़ करके अन्य देशों में रहने लगे। अब आप देखोगे मणिपुर हिंसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पे जो हिंसा हो रही है, लद्दाख रीजन हो गया, जम्मू रीजन हो गया, इसके बाद आपदाएं जो आती हैं, बाढ़, इन सब के कारण, तो ये लोग क्या है यहाँ से विस्थापित होकर के दूसरे कंट्री में चले गए। खाद्य सुरक्षा संकट से जूझ रहे 75% देश में IDPS की बढ़ती संख्या का सामना कर रहे हैं वो लोग। आंतरिक रूप से विस्थापित समूह ऐसे हैं जो एक साथ समूह के समूह चले गए, जो संघर्ष या किसी विपदा से कुल संख्या में जो कि मिलियन में है वो बचने के लिए परंपरागत निवास स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो गए। और ऐसा नहीं है कि कुछ अपने मन से गए और कुछ लोग क्या है विवश कर दिए गए कि वो स्थान को विस्थापित करके वहां पर चले जाएं। आगे बात करते हैं सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह प्रणाली ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करती है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। और तीसरा है, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना है। कौन से कथन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है? सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है।
इसकी जो शुरुआत की गई थी बेसिकली ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। और इसके तहत क्या था कि जितने भी ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रणालियां हैं उनको स्थापित किया जाए, लोगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करी जाए। लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो गरीब वर्ग है, जो बहुत दूर का तबका वर्ग है, जहां पर पहुंच नहीं हो पाती है, वहां तक डॉक्टर्स को भेजा जाए, वहां पर क्षमता निर्माण की जाए। और इसका उद्देश्य था जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं वो ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान करे लोगों को, ताकि कोई बच्चा यदि पढ़ना चाहता है या फिर उसको इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो वो भी इससे लर्निंग प्राप्त कर सके, वो भी इस प्लेटफॉर्म से सीख सके और फिर उस रीजन में वो क्या अपना क्लिनिक या फिर इससे रिलेटेड जो भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होती हैं उनको ओपन कर सके। तो 10 मई 2023 को यहाँ पर इससे संबंधित क्या न्यूज़ थी, पहले मैं वो देख लेती हूँ, आपको आंसर पता चल गया। 10 मई 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सक्षम सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे कि इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में विकसित किया गया है। जो सक्षम है वो देश भर में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगा और चिकित्सीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्पित एकीकृत मंच है कि जो भी बच्चे वहां से आकर के यहाँ नहीं पढ़ सकते, प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो उनको वहीं पर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर दी जाए। तो इसके तहत अगर बच्चा हम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम बच्चे तक पहुंच जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक, यह प्रणाली ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बेसिकली थी कि वहां पर क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, तो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको ये सुविधा मिले। ठीक है, साथ ही यह कार्य तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और महानगरीय शहरों के स्थित कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी किया जाएगा। 6th क्वेश्चन, पॉस अधिनियम के बारे में बात करेंगे जो 2013 के संदर्भ में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कानून का निर्माण कार्यस्थल के माहौल में महिलाओं हेतु सुरक्षित जो माहौल बनाने हेतु था उसके लिए किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गंभीर लापरवाही बरते जाने एवं अनिश्चितता का संज्ञान ले जाने के कारण यह चर्चा में है। इस अधिनियम ने वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा गाइडलाइंस जो हैं उनका विस्तार किया गया था। अब कौन से कथन इसमें से पूछ रहा है सही है? केवल 2, केवल 1, 1 और 2, 1, 2 और 3, तीनों। राइट आंसर हमारा तीनों ही है। कैसे, देखते हैं। इस कानून का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था कार्यस्थल पर जो महिलाएं कार्य कर रही हैं। ठीक है, चाहे वो आप देखो किसी कैफे में कार्य कर रही हूँ, किसी आईटी सेक्टर में कार्य कर रही हूँ, किसी एमएनसी में काम कर रही हूँ या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं कहीं पर भी काम कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, महिलाओं हेतु सुरक्षित जो वातावरण है वो उपलब्ध होना चाहिए। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो इस पॉश अधिनियम के तहत उसको सजा सुनाई जा सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स हैं, एमएनसीज हैं, वहाँ पर लापरवाही देखी गई, इसको लेकर के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर लापरवाही देखी गई, इसी कारण ये चर्चा में था। और इस अधिनियम ने वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे इसके तहत विशाखा गाइडलाइंस में विस्तार किया गया था, ऐड किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो चर्चा में क्यों था, इसलिए इसको समझ लेते हैं कि आपका ये मई में ये चर्चा में क्यों आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पॉश अधिनियम 2013 को लागू करने में गंभीर लापरवाही बरते जाने एवं अनिश्चितता की स्थिति से संबंधित जो मीडिया रिपोर्ट थी इस पर संज्ञान लिया। मीडिया ने एक रिपोर्ट पेश करी थी, उस पर संज्ञान लिया एंड देन उन्होंने क्या लिया, इस पर एक्शन। एक समाचार पत्र के सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया था कि देश की जो 30 राष्ट्रीय खेल संघ हैं उनमें से केवल 16 संघों में ही उपयुक्त अधिनियम के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत निवारण समिति आईसीसी का गठन किया गया है। तो खेलों से संबंधित ये था कि जितने भी आपके खेल से रिलेटेड जो संघ हैं उसमें से 30 में से 16 संघ ऐसे हैं जहां पर शिकायत निवारण समिति है, बाकी में नहीं है, तो इसीलिए ये चर्चा में था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दोषी खेल निकायों और भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया था जहां पर ये चीजें नहीं थी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना का प्रभाव, पीड़ित पर प्रभाव, नियोक्त संगठन पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव, इसको देखते हुए देखते हैं पॉश अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान।
वास्तव में इस अधिनियम ने वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित जो विशाखा गाइडलाइंस थी उसमें विस्तार किया गया था और उसको यहाँ पर और चीजें ऐड कर दी गई थी। यौन उत्पीड़न की यदि परिभाषा की बात की जाए तो यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई भी यदि एक कार्य किया जा रहा है तो इसके तहत आएगा, यानी कि ऐसा बर्ताव जो उसको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा आचरण या व्यवहार शामिल है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हो चाहे इसकी मंशा व्यक्त करता हो। शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना, यौन अनुग्रह की मांग करना, उसके लिए अनुरोध करना, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य व चित्र दिखाना और यौन प्रकृति का कोई अन्य नापसंद शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार करना, ये सारा ही आपका यौन उत्पीड़न में कंसीडर किया जाएगा और इसके तहत आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पीड़ित महिला, इस समय सभी महिलाएं शामिल हैं, भले ही उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई संगठित क्षेत्र हो या फिर असंगठित क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, यहाँ पर ये पॉश एक्ट हर जगह लागू हो जाएगा यदि ऐसा भी कोई कार्य हो रहा है तो आज के थे आपके प्रमुख मुद्दे जिन पर हमने विस्तार से चर्चा करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।